यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 5 नवंबर 2024 के आम चुनाव में यानी जनरल इलेक्शन में देश के अगले राष्ट्रपति साथ ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें कि अमेरिका में हर 4 साल में नवंबर के पहले मंगलवार को राष्ट्रपति के लिए मतदान होता है। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को कुछ निश्चित मानदंडों को पूरा करना होता है और ये प्रोसेस कई महीनों पहले ही शुरू हो जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार को अमेरिका में ही जन्म लिया हुआ नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि उसे मिनिमम 35 साल का होना चाहिए और उसे कम से कम 14 साल तक अमेरिका का निवासी होना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल स्टेज वाली होती है, जिसमें फर्स्ट स्टेज प्राइमरी एंड कॉकस, सेकेंड स्टेज नेशनल कन्वेंशन, थर्ड इलेक्शन कैंपेनिंग, फोर्थ जनरल इलेक्शन और फिफ्थ एंड लास्ट इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से अंतिम निर्णय लिया जाता है कि किसको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अब हम एक एक करके सारी स्टेजेस को डिटेल में जान लेते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज प्राइमरी और कॉकस की बात करें, इलेक्शन प्रोसेस प्राइमरी और कॉकस से स्टार्ट होता है, जिसके जरिए प्रत्येक राजनीतिक दल मेनली डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन अपने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन करते हैं। ये चुनाव या बैठकें हर राज्य में अलग अलग सेपरेट होती हैं। कुछ राज्यों में प्राइमरी प्रोसेस को अपनाया जाता है, कुछ राज्यों में कॉकस प्रोसेस को अपनाया जाता है। अगर प्राइमरी की बात करें तो 34 यूएस स्टेट में प्राइमरी इलेक्शन के तहत चुनाव होता है। इसमें वोटर्स यानी मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए डायरेक्ट मतदान करते हैं। यानी प्राइमरी में वोटर्स अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पर्टिकुलर पार्टी के लिए सेलेक्ट करते हैं। वही कॉकस जो प्रोसेस 16 स्टेट अपनाती है। कॉकस में पार्टी मेंबर एक बैठक करके अपने रिप्रेजेंटेटिव का चयन करते हैं। ये थोड़ा क्लोज्ड प्रोसेस होता है। प्राइमरी और कॉकस दोनों अलग अलग राज्यों में कई महीनों तक होते हैं और आपको बता दें कि प्राइमरी और कॉकस दोनों के लिए हर स्टेट में अपने अपने अलग रूल है और इनकी टाइमिंग भी अलग अलग होती है। जब उम्मीदवारों को प्राइमरी और कॉकस के माध्यम से चयन कर लिया जाता है, तब सेकेंड स्टेज की बारी आती है, जिसे हम नेशनल कन्वेंशन कहते हैं। यहाँ पर हर पार्टी अपना सेपरेट नेशनल कन्वेंशन आयोजित करती है, जहाँ ऑफिशियली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवारों को नॉमिनेट किया जाता है। इस कन्वेंशन में राज्यों से जो चुने गए डेलीगेट्स थे, जो कॉकस और प्राइमरी के माध्यम से चुने गए डेलीगेट्स थे, वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट डालते हैं। जिस उम्मीदवार को मेजॉरिटी डेलीगेट्स का सपोर्ट मिलता है, उसे पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है। यहाँ पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम पर भी डिटेल डिस्कशन होता है। नेशनल कन्वेंशन के बाद जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नाम ऑफिशियली नॉमिनेट हो जाता है, तब जनरल इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होता है। जनरल इलेक्शन कैंपेन में जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट हुए हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए, वो पूरे देश में अपना प्रचार करते हैं, डिबेट में हिस्सा लेते हैं और अपनी पॉलिसीज को जनता के सामने रखते हैं। आपको बता दें कि ये कैंपेन जून जुलाई से स्टार्ट होकर नवंबर तक जो चुनाव होते हैं उससे पहले तक चलती है। कैंपेन खत्म होने के बाद जनरल इलेक्शन के दिन वोटर्स प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए अपना वोट डालते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन की तरह या पॉपुलर वोट से नहीं होता है। यहाँ पर इलेक्शन होने के बाद एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इलेक्टोरल कॉलेज में वोटर्स प्रत्येक राज्य में इलेक्टर्स का चयन करते हैं, जो राष्ट्रपति के लिए आगे वोट करते हैं। देश भर में हर राज्य के लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। जब लोग अपना वोट डालते हैं तो वे वास्तव में एक समूह के लिए वोट कर रहे होते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली इलेक्टर कहा जाता है। प्रत्येक राज्य के इलेक्टर्स की जो संख्या है वो उस राज्य के कांग्रेस यानी लोअर हाउस प्लस सीनेट में कुल रिप्रेजेंटेशन के बराबर होती है। पूरे देश में कुल 538 इलेक्टर्स होते हैं और किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स की मिनिमम आवश्यकता होती है। अमेरिका में ज्यादातर राज्यों में विनर्स टेक ऑल यानी जो जीतता है वही सब कुछ पाता है, ये प्रोसेस अपनाया जाता है। यानी यहाँ पे उम्मीदवार जो राज्य में सबसे ज्यादा अधिक वोट पाया उसको सभी इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्टोरल वोट की संख्या 10 है
तो जो भी उम्मीदवार वहां पर जीतेगा जिस पार्टी का, तो उसे 10 के 10 वोट चले जाएंगे। अब जनरल इलेक्शन के बाद जब इलेक्टर्स का भी सिलेक्शन होता है, तो फिर उसके बाद उनसे मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। दिसंबर में ये इलेक्टर्स अपने अपने राज्यों में अलग अलग मिलते हैं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। ये वोट फिर कांग्रेस को भेजे जाते हैं। आपको बता दें कि जो वोट्स इलेक्टर्स द्वारा कांग्रेस में भेजे गए हैं, उन्हें जनवरी की शुरुआत में कांग्रेस में एक ज्वाइंट सेशन में इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों को काउंट किया जाता है और जिस उम्मीदवार को 270 या उससे अधिक इलेक्टोरल वोट मिलते हैं, उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में इनॉग्रेशन यानी शपथ ग्रहण समारोह होता है, जहां पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 20 जनवरी को एक पब्लिक गैदरिंग में यानी सार्वजनिक समारोह में शपथ लेते हैं। इस दिन से उनके 4 साल का कार्यकाल शुरू होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर करने वाले हैं। जैसे इलेक्टोरल कॉलेज को ले लेते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि कोई उम्मीदवार लोकप्रिय वोट नहीं जीतता है, यानी कि वो सबसे ज्यादा मत नहीं जीतता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्टोरल कॉलेज जीत सकता है। जैसे कि हमने 2000 में और 2016 के चुनाव में देखा, जहां राष्ट्रपति जो सिलेक्ट हुए उन्होंने ज्यादा वोट नहीं पाया था। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे उम्मीदवार ए को एक स्टेट में 48% मिले हैं और उम्मीदवार बी को 52 मिले, फिर दूसरे स्टेट में भी उम्मीदवार ए को 46% मिले और बी को 44% मिले, तो दोनों स्टेट में उम्मीदवार बी जीता। लेकिन थर्ड स्टेट में क्या हुआ कि उम्मीदवार ए को 94% वोट मिले और उम्मीदवार बी को सिर्फ 6 वोट मिले। तो अगर हम टोटल काउंटिंग में करेंगे तो 46, 46, 94, तो वोटों की संख्या में उम्मीदवार ए ज्यादा पाएगा। लेकिन अगर इलेक्टोरल कॉलेज के सभी मतों की संख्या देखें तो वहां पर उम्मीदवार बी जीत जाएगा, क्योंकि उम्मीदवार बी को 2 स्टेट के इलेक्टोरल कॉलेज के टोटल वोट मिले। क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि वहां पर विनर्स टेक ऑल की पॉलिसी अपनाई जाती है। उम्मीदवार बी को 2 स्टेट के सभी टोटल इलेक्टोरल कॉलेज के जितने भी वोट थे वो सभी मिल गए, इसलिए उम्मीदवार बी आगे निकल गया। तो हमने इसमें यहां पर देखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसको पॉपुलर वोट मिले वही राष्ट्रपति जीते, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में 2000 और 2016 का बताया था। दूसरा, यूएस इलेक्शन में ज्यादातर देखते हैं कि एक स्विंग स्टेट का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा क्लियर डिमार्केशन है कई स्टेट्स में कि किसी स्टेट में डेमोक्रेटिक का है या किसी स्टेट में रिपब्लिकन का है, तो वहां पर उनका बेस है और वहां पर वो जीतते हैं आसानी से। लेकिन कुछ स्टेट, जैसे कि लास्ट इलेक्शन में हमने देखा कि 12 से 13 स्टेट स्विंग स्टेट के रूप में काम किए। अब स्विंग स्टेट की महत्ता इससे बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे इलेक्शन में जो आपके मतदाता होते हैं वो बटे होते हैं, वो किसी एक पार्टी को बहुमत या क्लियरली मेजॉरिटी नहीं होती है। तो वहां पर ही जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होते हैं, वो वहां पर ज्यादा इलेक्शन कैंपेन, ज्यादा वोटिंग, ज्यादा प्रचार, ज्यादा सारी चीजें वहीं पर करते हैं।